सोचिए अगर आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार कर लिया जाए और वो भी बिना पुलिस के। यही कर रहा था भारत का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट गैंग। देश में चल रहा था नकली सीबीआई ऑफिस। हजारों लोग नौकरी कर रहे थे और करोड़ों की ठगी हो रही थी। बहुत सालों से ये स्कैम जो कि चल रहा था वो भी बिना किसी को शक हुए। तो आज हम जानेंगे कि भारत में ये जो वीडियो कॉल पर गिरफ्तार करने वाला ठगी जो कि गैंग चल रहा था या एक तरह से डिजिटल अरेस्ट गैंग चल रहा था, तो इससे कितने लोगों को नुकसान पहुंचा और ये किन किन देशों तक कुल इसका प्रसार था, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि दिया गया है कि 11,000 कर्मचारी, 200 सेंटर नकली और सीबीआई ऑफिस, इस देश में मिला डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा अड्डा। सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो न्यूज़ में ये है कि देश में जो कि डिजिटल जो कि अरेस्ट रैंक जो कि रैकेट जो कि पकड़ा गया है और सबसे बड़ा जो कि डिजिटल अरेस्ट रैकेट मतलब इसका खुलासा हुआ है और इसमें जो कि बताया जा रहा है कि 11,000 लोग जो कि इस गैंग में शामिल थे और 200 फर्जी जो कि कॉल सेंटर थे जिसके थ्रू जो कि ये लोग डिजिटल अरेस्ट गैंग जो कि चला रहे थे। खुद को सीबीआई और ईडी पुलिस अधिकारी बता करके लोगों के साथ में ठगी किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें तो सीबीआई जो कि एक होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है। और सीबीआई की बात करें तो ये बड़े अपराधों की जांच करती है, जैसे भ्रष्टाचार के केस, घोटाले, हत्या जैसे गंभीर मामले व हाई प्रोफाइल क्राइम। इस तरह से आसान भाषा में कहें तो ये देश की टॉप एजेंसी मानी जाती है, जांच एजेंसी। तो इससे जो कि ये मतलब है ऐसे सेंटर बनाए गए थे सीबीआई वाले। वहीं पर अगर ईडी की बात करें तो भारत में ईडी जो कि इन्फोर्समेंट जो कि डायरेक्टोर होती है, मतलब एक तरह से डायरेक्टोरेट मतलब इसे बोला जाता है। और इसका कार्य ये होता है कि जो ईडी है ये मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काला धन जो सफ़ेद करना, जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि काले धन मतलब एक तरह से ऐसे रुपए कमाते हैं जो मतलब फ्रॉड से या किसी गलत कार्य को करके फिर से मतलब सही धन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो कि जांच की जाती है, इसका मतलब है इसे कहा जाता है एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग। वहीं विदेशी जो कि मुद्रा घोटाले और आर्थिक अपराध जैसे और अवैध जो कि पैसों की जांच, ये सारी चीज़ें जो कि ईडी करती है। तो पैसों से जुड़े अपराधों की जांच जो कि ईडी करती है और एक तरह से क्राइम की जांच जो कि सीबीआई करती है। तो ये दोनों जो कि सेंटर बने हुए थे यहाँ पर बताए जा रहे हैं और पुलिस अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट क्या होता है तो इसके बारे में बात करें तो इसमें जो कि आपको अगर एक तरह से कॉल आएगी और उस कॉल में आपको गिरफ्तार करने को मतलब बताया जाएगा कि आपने ये अपराध किया। मान लो जैसे आपने किसी ड्रग्स में आपको फंसा दिया जाए, किसी एक्सीडेंट में या किसी अन्य अपराधों में आपको फंसा दिया जाए, तो जैसे फर्जी आपके ऊपर केस लगा करके आपको आरोपी ठहरा करके आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे फर्जी केस, मनी लॉन्ड्रिंग, पर्सनल ड्रग्स आदि जैसे आरोप। वहीं पर डरा करके आपसे पैसे वसूले जाएंगे, मतलब इस तरह से कहेंगे कि आप पर जो कि ये केस नहीं किए जाएंगे, आप जो कि इतने रुपए दे दो, ट्रांसफ़र कर दो। तो डरा करके उन्हें उनके पैसे जो कि ट्रांसफ़र कराए जाते थे। वही बैंक खातों की जांच के नाम पर खाली करवाना, मतलब ये लोग क्या करते थे, कहते थे हम ईडी हैं और ईडी जो कि मतलब है ऐसा बता करके वो बैंक खातों की जांच करते थे और उस जांच में जो कि ये क्या करते थे, बैंक खातों को ही खाली कर देते थे, उनके पैसे जो कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। वहीं पर कैसे काम करता था ये गैंग, तो अगर हम बात करें जो पीड़ितों को ये कॉल किया करते थे और खुद को या मतलब है सीबीआई और ईडी जैसे अधिकारी बताया करते थे, अपने ऑफिस को पूर्ण रूप से दिखाते थे कि ये सीबीआई का ऑफिस है, ये ईडी का ऑफिस है और वीडियो कॉल पर नकली ऑफिस दिखाया जाता था, जिसके थ्रू लोग जो कि इसे असली भी मान लिया करते थे। वही गिरफ्तारी का डर ना होने के कारण लोग पैसे भी इन्हें दे दिया करते थे और ये जो कि पैसे जो कि ट्रांसफ़र करा करके ये फ्रॉड किया करते थे। तो इस तरीके से ये गैंग जो कि चला करती थी। वहीं पर नकली सीबीआई ऑफिस की बात करें तो ये पूर्ण रूप से जो कि असली मतलब
एकदम असली तरीके से सीबीआई ऑफिस दिखाया जाता था। वहीं बैकग्राउंड में सरकारी लोगों को काम करते हुए भी दिखाया जाता था। साथ ही साथ ये नकली वर्दी भी पहनते थे और अधिकारी भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब एक तरह से आपके ऊपर ये एक्ट लग गया, आपके ऊपर ये धारा लग गई और फर्जी दस्तावेज की आपके मतलब है नाम से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, आप इस चीज़ में मतलब है फंसे आए गए हो, या मतलब है आप इस चीज़ को कार्य करते थे, जैसे कि आप ड्रग्स का कार्य करते थे तो उसमें आपको फर्जी दस्तावेज दिखाए जाएंगे, आपके नाम दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये किया करते थे, जिससे लोग असली भी मान करके डर के इन्हें पैसे दिया करते थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो 11,000 जो कि कर्मचारियों की भूमिका भी इसमें रही है। मतलब जो स्कैम पकड़ा गया है इसमें 11,000 जो कि कर्मचारी थे। मतलब कुछ जो कि क्या कर रहे थे, कॉलिंग जो कि एजेंट थे एक तरह से, मतलब कॉल सेंटर मतलब देखते थे। वहीं पर टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि किसी को कॉल लगाना या ट्रांसफ़र करना ऐसे पैसे वैसे, तो टेक्निकल जो सपोर्ट होते थे। वहीं बैंक अकाउंट मैनेजर होते थे जो ये देखते थे कि कितना अकाउंट में पैसे आ रहा है, या जो भी मतलब है किसी से मतलब पैसे ट्रांसफ़र कराना है, ये सारी चीज़ें देखा करते थे। और डेटा कलेक्टर जो कि बहुत लोग जो डेटा होते ना उसे कलेक्ट किया करते थे कि किस किस जगह पर इतना इतना पैसे मिले और इस तरीके से कार्य हुआ है। वहीं पर मनी जो कि ट्रांसफ़र ऑपरेटर भी हुआ करता था, जो कि पैसे को ट्रांसफ़र किया करता था। तो ये 11,000 जो कर्मचारी हैं ये इतने पार्टों में विभक्त थे और इस तरीके से जो कि हर एक मतलब एक तरह से एजेंसी होती थी और इतने सारे कर्मचारी इन एजेंसियों में काम किया करते थे। वहीं पर 200 जो कि फर्जी सेंटर भी मतलब पता चले हैं अलग अलग शहरों में, गुप्त स्थानों पर जो कि ये फर्जी सेंटर भी बनाए गए थे, जिसके थ्रू ये पूरे मतलब भारत में जो कि एकदम कंट्रोल करते थे पूरा सिस्टम, और उसके थ्रू जो कि ये लोग पैसे जो कि ट्रांसफ़र कराया करते थे। वहीं रेंट पर ऑफिस, मतलब एक तरह से रेंट पर ऑफिस लिया करते थे और उससे एक पूर्ण रूप से सीबीआई या ईडी या पुलिस स्टेशन के तरीके से बनाया करते थे। वहीं हाई स्पीड जो कि इंटरनेट वाले एरिया में रहा करते थे और वीओआईपी कॉलिंग सिस्टम था। वीओआईपी का मतलब एक तरह से है कॉलिंग सिस्टम का जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इसका मतलब होता है इंटरनेट के जरिए कॉल करना, मतलब बिना सिम कार्ड के, मोबाइल नेटवर्क के, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए कॉल करना होता था। जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गई या स्काइपी जैसे कॉल हो गई, जूम कॉल हो गई, ऐसे जो कि कॉलें मानी जाती हैं, जो कि ऐसे मतलब है स्कैमों में ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। विदेश में बैठ करके ये कॉल करते थे, नंबर भारतीय दिखाता था, असली पुलिस और सीबीआई जैसे टैग को लगाते थे और इनकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी इनके झांसे में फंस जाया करते थे। विदेशों से ये लोग संचयन किया करते थे। वहीं पर कितना बड़ा नेटवर्क था, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें हज़ारों करोड़ों लोग पकड़े गए, शायद 58 करोड़ के आसपास जो कि लोग पकड़े गए हैं इस स्कैम में। और इसमें ये भारत के ही नहीं, अगर देखा जाए तो आसपास के जो कि बहुत सारे देशों के भी जो स्कैमर है वो भी पकड़े गए हैं। तो देश विदेश तक कुल ये नेटवर्क जो कि फैला हुआ था एक साथ, जो कि ये मिल करके जो ये लोग कार्य कर रहे थे। वहीं संगठित साइबर माफिया के नाम से ये माने जाते हैं। एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये मामला था। वहीं पर डिजिटल तकनीकी का दुरुपयोग कर रहे थे और इससे ना होगा कि जो समाज में लोग हैं उनका डिजिटल तकनीकी पर भरोसा कम होता चला जाएगा। वहीं किन लोगों को मतलब है बनाया जाता था एक तरह से शिकार, तो आप मतलब इस तरह से देख सकते हो, जो बिजनेसमैन है, जो मतलब थोड़ा अमीर हो, जिनसे कि ये मतलब है पैसे ज़्यादा है ठग सके, तो ऐसे लोगों को पकड़ा करते थे। तो वरिष्ठ नागरिक जैसे कि जो अमीर लोग होते थे, बिजनेसमैन, उन्हें पकड़ा करते थे। सरकारी कर्मचारी के रूप में अगर हम बात करें, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या अन्य भी बहुत बड़े बड़े जो पद हैं उन लोगों को पकड़ा जाता था। और विद्यार्थी, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को भी इसमें जो कि ठगा गया है। और व्यापारी, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट, तो इन लोगों को भी जो कि मतलब है पकड़ा गया था, जो व्यापारी लोग हैं। एंड ऐसे हम मान सकते हैं जो गुजरात में पन्ना, जो लोग हीरे का व्यापार करते हैं, उन लोगों को भी पकड़ा गया था। विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य करते हैं, उनको भी शिकार बनाया गया है। तो इन लोगों को जो कि ये लोग शिकार बनाया करते थे। वहीं कानूनी प्रावधान भी इसके ऊपर है। वहीं पर देखा जाए तो आईटी एक्ट 2000 जो कि इसके तहत जो कि इन्हें मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं आईपीसी
की जो धारा है उसमें धोखाधड़ी की धारा के तहत इन्हें मतलब पकड़ा जा सकता है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो कि कानून है उसके तहत जो कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। वहीं साइबर क्राइम जो कि सेल की जांच इसके थ्रू ऐसे मतलब जो कि कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं इस जो डिजिटल गैंग है इसे पकड़ने के लिए। अगर हम बात करें तो सरकार की कार्रवाई इसमें क्या है, तो सरकार जो कि क्या कर रही है इस समय छापेमारी कर रही है बड़े पैमाने पर और विदेशों तक को ये मतलब हर मतलब देश की जो सरकारें हैं वो यही कार्य कर रहे हैं। वहीं सर्वर जब्त किए जा रहे हैं, जो नेटवर्क से कॉल की जा रही थी उसे भी जब्त किया जा रहा है और बैंक खाते को जो कि फ्रीज किया जा रहा है। इनके जितने भी नेटवर्क हैं उन पर जो कि जांच की जा रही है। हज़ारों लोगों से पूछताछ करके जो कि इस मतलब गैंग का खुलासा किया जा रहा है और इन लोगों को जो कि पकड़ा जा रहा है। वहीं पर डिजिटल अरेस्ट से बचाव कैसे करें, तो इसमें अगर हम बात करें तो किसी भी वीडियो कॉल पर डरे नहीं। मतलब ये है कि कोई भी वीडियो कॉल आती है तो आप डरो नहीं। पहले आप ये सोचो कि आपने जब ये कार्य किया ही नहीं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो यही है कि बिल्कुल भी डरे नहीं और फिर उसके बाद में कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये एक तरह से आप बचाव किस तरह से कर रहे हो कि जैसे कोई वीडियो कॉल आती है और आपको बताया जा रहा है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आप बिल्कुल ना मानो, क्योंकि कोई भी एजेंसी वो भी डिजिटल एक तरह से वीडियो कॉल पर गिरफ्तार बिल्कुल भी नहीं करती है। वहीं पर OTP, बैंक ऑडिट या डिटेल साझा ना करें। मतलब एक तरह से कोई आपसे कहता है कि मैं ED हूँ, मैं CBI से हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, आप OTP बिल्कुल भी साझा नहीं करना। तुरंत 1930 मतलब है 1930 पर जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है इस पर जो कि कॉल करें और इस जो फ्रॉड के बारे में पूर्ण रूप से उन्हें बताएं और आपकी जो कि वो सुरक्षा करेंगे। और वीडियो कॉल जैसी कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप बिल्कुल भी डरे ना और दिमाग से काम लें उस समय। वहीं पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है, तो डिजिटल जो कि अरेस्ट स्कैम जो कि इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। जैसे हम बात करें सबसे ज़्यादा अधिक जो कि पीड़ित और जांच के केंद्र में जो कि भारत सबसे ऊपर है। वहीं पर कंबोडिया की बात करें तो बड़े स्कैम सेंटर इसमें पाए गए हैं और बहुत सारे ऑपरेशन के जो कि हब पाए गए हैं। वहीं म्यांमार की बात करें तो साइबर फ्रॉड और स्कैम जो कि नेटवर्क का हिस्सा रहा है। साथ ही साथ लाओस की बात करें तो इसमें जो कि स्कैम ऑपरेशन से जुड़ी जो कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। वहीं पर थाईलैंड की बात करें तो इसमें जो कि गैंग ऑफ फर्जी कॉल जो नेटवर्क का लिंक पाया गया है। जो गैंगे हैं और जो फर्जी कॉलें होती हैं उसका लिंक जो कि थाईलैंड से भी पाया गया है। चीन में जो कि नेटवर्क या सहयोगी जो कि लिंक के रूप में देखा गया है, रिपोर्टें आई हैं कि इनमें जो कि बहुत सारे लोग जो कि सहयोग कर रहे थे चीन के। वहीं पाकिस्तान में कथित सहयोगी नेटवर्क लिंक जो कि इसमें भी पाए गए हैं। वहीं पर नेपाल में ऑपरेशन जो कि सहयोगी रूप से भी शामिल है और जो कि बांग्लादेश में कुछ मामलों से जो कि ये भी जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे देश जो कि इस स्कैम में पाए गए हैं। मतलब ये एक स्कैम देखा जाए तो एक तरह से जाल के रूप में था जो कि आसपास के सारे देश इसमें फंसे हुए थे और सारे नागरिकों को ये लूट रहे थे और बहुत ज़्यादा ही मतलब ये गैंग फैल चुका था। कुछ यूरोप में भी मतलब है ये गैंग देखने को मिली है, जैसे फिलीपींस, नाइजीरिया, इन सारे देशों में। एंड अगर हम बात करें तो इससे बचने या चेतावनी किस तरह से मतलब संकेत के रूप में आपको बचा सकती है। जैसे वो वीडियो कॉल करे और आपसे तुरंत कहें कि पैसे ट्रांसफ़र करो, आप समझ जाओ फ्रॉड कर रहे हैं सीधे। वहीं पर सीक्रेट ऑपरेशन कह कर के आपको चुप कराया जाए, तो ऐसा कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं होता कि वीडियो कॉल पर आपके मतलब है अरेस्ट किया जाए। ऐसे कुछ भी मतलब होता नहीं है। तो इस वजह से सीक्रेट ऑपरेशन कह के आपको चुप कराए तो आप बिल्कुल ही समझ जाओ। वीडियो कॉल पर सरकारी लोग दिखाए जाएं तो ऐसा जो कि वो करेंगे, परंतु आप बिल्कुल भी सच ना मानना, क्योंकि जो असली सरकारी अधिकारी होते हैं वो वीडियो कॉल पर आपको है नहीं दिखाएंगे, वो आएंगे आपके घर पर। वहीं पर विदेशी नंबर से कॉल आए तो इससे आप जो कि समझ सकते हो ये कुछ चेतावनी है जिनको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप 1930 पर जो कि कॉल करें और साइबर क्राइम मतलब है उसके तहत जो कि इनके ऊपर केस कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। वहीं पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोगों में जो कि भय का माहौल बनेगा। लोग डिजिटल जो मतलब भरोसे पर जो डिजिटल तकनीकी है इस पर भरोसा करना कम कर देंगे और लोगों के अंदर डर आएगा कि शायद इस तरह से
फ़ोन पे या अन्य भी डिजिटल जो चीज़ें इस्तेमाल करने से उनके साथ स्कैम होता है, तो वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी तो आर्थिक नुकसान होगा लोगों को, और इस तरह देखा जाए तो ये जो नेटवर्क है इससे बहुत ज़्यादा समस्याएँ भी आएँगी लोगों के जीवन में। वहीं साइबर सुरक्षा को एक तरह से चुनौती भी मिल सकती है। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब है समस्याएँ हो सकती हैं, और इस नेटवर्क में इतने ज़्यादा लोग पाए गए, तो इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क था एंड कितने लोग इससे फंसे हुए होंगे। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो जो कि अरेस्ट गैंग ने दिखाया कि तकनीकी का गलत इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है और कितना खतरनाक किया जा सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मेन चीज़ है, कहीं भी हो लोगों को डिजिटल तकनीक के बारे में जागरूक करना चाहिए। साइबर क्राइम अपराध के बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से होते हैं, और ओटीपी साझा के लिए बहुत सारे ऐड जो कि चलाए जाते हैं, पर फिर भी इस तरीके के स्कैम हो जाते हैं, और स्कैम वो करते हैं और जो व्यक्ति होते हैं जो डर जाते हैं, फिर स्कैम हो जाता है, और इस तरह से उन्हें और भी ज़्यादा मतलब एक तरह से शक्ति, एक तरह से हम कहें तो मनोबल मिलता है कि जो लोग हैं वो तो डर ही रहे हैं तो हम स्कैम करेंगे ही। तो इस तरह से लोगों के साथ स्कैम होता है। बाकी डरना नहीं चाहिए इस स्कैम में, क्योंकि ये एक तरीके से फर्जी होता है, आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे वो ऐसा। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।